किसी ने बड़े शौक से कहा है। कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं, कौन कहता है कि मैं जिंदा नहीं, बस बचपन ही तो गया है पर बचपना नहीं, बस बचपन ही तो गया है पर बचपना नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी गुल्ली और डंडा। आवाज सरोज शर्मा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, यही कहूंगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की जरूरत, न कोर्ट की, न ही नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। बिलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। अब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च किया, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रे फिक्री के चोखा रंग दे जाती है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों में अरुचि होती गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती थी। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन बढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त भी ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल से घर निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना। क्या उत्साह था उस समय। खिलाड़ियों के क्या जमघट होते थे। वह पादना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, एक सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल ही भेद नहीं रहता था उसमें, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही नहीं होती थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब हमारे घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूं कि पादने में मस्त हूं। न नहाने की सूधी है, न खाने की सूधी है, न ही ढंग से कपड़े पहनने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में, मतलब दोस्तों में, एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी भी हो, उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे भी या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था,
क्या उड़ता था, क्या करता था, कुछ भी पता नहीं था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का बहुत बड़ा चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उधर दूर से आते देखकर दौड़कर उसका स्वागत करते थे और अपना गुइया बना लेते थे। गुइया मतलब अपने टीम का मेंबर। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था और मैं पाद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहते थे, दिन भर गुल्ली खेल सकते थे, पर पादना 1 मिनट का भी बहुत अखरता था। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चल दी जो ऐसे अवसर पर शास्त्र निहित नहीं होते। सब क्षम में था, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़। मैं घर की ओर भागा। अनुनय विनय का कोई असर न हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पादने के बारे में क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पादता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पादना पड़ेगा। न खाने जाऊं, न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दांव दिया है, दांव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह मुझे लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, पेट से निकाल लो। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था तभी तो मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने थोड़े गया था। जब तक तुम मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दांव नहीं दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन ये स्वार्थ किसी के साथ सलूक रखता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब नहीं होंगे। वह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता और ना ही मैं समझता हूँ। मुझे न्याय का बल था। वह न्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था। वह मुझे जाने नहीं देता था। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे भी बड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक कस का चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर कस के डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला मैं कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का बिल्कुल भी दुख उस समय नहीं हुआ। पिताजी दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा भी दुखी थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था। लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही होते हैं। ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें कर। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में
कितनी स्पर्धा हो रही, मानो कह रहे थे तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजाड़ ग्राम में जीना है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ परिचित न था। जहां खंडहर था वहां पक्के मकान खड़े हो गए थे, जहां बरगद का पुराना पेड़ था वहां अब एक सुंदर सा बगीचा था। स्थान की काया पलट ही हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक आप भी कोशिश करिए, अपने बचपन के दोस्तों को याद करिए। किसी से बात हो पाए तो जरूर फोन पर एक बार बात करके अपने बचपन की यादों को ताजा करिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी सपोर्ट से हमें बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है।